हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा था, कॉनकेव मिरर पढ़ा था और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मिरर के केस में फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन। तो वह क्या था? F इज इक्वल टू R/2। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या थी? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, विच वाज 1/u plus 1/v is equal to 1/f. In today's class, we will start refraction of light. ठीक है, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वह अपने एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। मीन्स आप ये कह सकते हो लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो देखिए रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, when light passes obliquely from one transparent medium to another, it bends, बेंड कर जाती है मतलब मुड़ जाती है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट is called refraction of light. इसको समझाता हूं आपको डायग्राम से। देखो क्या कहा? when light passes obliquely, obliquely वर्ड का मतलब क्या होता है? तिरछे, यानी इस तरह से इंक्लाइन रूप से। जैसे सपोज कर लो कि ये एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सपोज कर लो ये कांच की सिल्ली है, यहां से यहां तक इतनी थिकनेस की कांच है, ठीक है ना? ये पूरी कांच की है और लाइट रे इसमें एंटर करेगी। तो लाइट रे तो सभी डायरेक्शन से आ रही है। जो लाइट रे इस पर इस तरह से आएगी, ऐसी झुकी हुई आएगी, एंगल बनाते हुए आएगी, इसी का मतलब होता है ऑब्लिकली लाइट का आना। सिर्फ इन्हीं लाइट्स का रिफ्रैक्शन होता है। मीन्स ये लाइट्स जब आएंगी यहां पे तो आप देखो इस लाइट को जाना कैसे चाहिए? ऐसे, लेकिन ये इस तरह से लाइट रिफ्रैक्शन के बाद नहीं जाएगी। रिफ्रैक्शन मतलब क्या हो गया कि इस सरफेस पर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है। इधर के मीडियम में क्या है? एयर है, और ये क्या है? ग्लास है। तो एयर से लाइट किसमें इंटर करने वाली है? ग्लास में। जब लाइट एयर से ग्लास में इंटर करेगी तो अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जाएगी। ये लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है, मीन्स मुड़ जाती है। यही बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन। तो लाइट को जाना तो ऐसे चाहिए था इस वाले डॉटेड लाइन पे, लेकिन इस पे नहीं जाती, ये ऐसे बेंड कर जाएगी। अभी देखो इस तरह से बेंड कर गई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। देखो आप इस सरफेस पर यह कितना 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपन नॉर्मल बोलते हैं। ये टोटल नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे ये वाली रे है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है
इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आई कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, ये वाली जो लाइट रे आई आफ्टर रिफ्रैक्शन, जो हमको लाइट रे मिल रही है, ये लाइट रे इसी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इसको डिनोट करते हैं आर से। तो यहां पर आर कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीन्स लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपने एक्चुअल पाथ से बेंड कर जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये मीडियम जिसमें एयर है, इसको कहते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर। और जो ये ग्लास है, चाहे यहां पे वाटर हो सकता था, टर्पेंटाइन ऑयल हो सकता था, ठीक है, केरोसिन हो सकती थी, these were called denser medium। तो ये क्या हो गया? ग्लास कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। हमने लिखा था ना, when light passes obliquely from one transparent medium to another। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में जब इंटर करती है, तो ये रेयरर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया? डेंसर मीडियम। अब एक चीज और देखो, आप यहां पर आप क्या देख रहे हो? लाइट रेयरर से डेंसर में इंटर कर रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट की जो रे है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। कुछ केसेस होंगे जिसमें नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट enters denser medium from rarer medium। जैसे इस वाले केस में अपन देख रहे हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट bends towards the normal। लाइट रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। इस सिचुएशन में ये जो एंगल आर बनती है, इस एंगल की वैल्यू इंसिडेंस से एंगल से कम होती है। तो ये कंक्लूजन ये भी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, एक और कंक्लूजन निकलता है कि जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में गई तो ऐसा हुआ, जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर में जाएगी, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे moves away from the normal। नॉर्मल से दूर चली जाएगी। नॉर्मल से जब ये लाइन, ये वाली लाइन जब नॉर्मल से अवे जाएगी, तो एक्चुअल पाथ ये था, इससे अवे चली जाएगी। इस सिचुएशन में क्या होगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। एक और कंक्लूजन है, अगर मान लो इसी में लाइट रे का इंसिडेंस इस प्रकार से होता है, ये ग्लास है, लाइट रे का इंसिडेंस इस प्रकार से होता है स्ट्रेट। अगर लाइट रे स्ट्रेट आएगी तो ये स्ट्रेट ही चली जाएगी, यानी नॉर्मल के अलोंग आ रही थी और नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी, यानी इसमें किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसीलिए इट इज नेसेसरी कि लाइट रे मस्ट पासेस ऑब्लिकली, यानी अगर सीधी जाएगी तो इसमें किसी प्रकार का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे? थर्ड कंक्लूजन, इफ लाइट फॉल्स along the normal then no refraction takes place।
नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, किसी प्रकार का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल के अलोंग ही चल रहा था, तो ना तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना और ना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे फॉर्म हुआ। सपोज कर लीजिए इसमें पानी है, ठीक है ना। अब अगर लाइट रे इस प्रकार से आती है ऐसी, ये इस सरफेस पर क्या होगा, नॉर्मल। अभी ये कैसा मीडियम है, रेयर, क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है, मीन्स यहां पे एयर है और ये इसमें वाटर है, इसका मतलब ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर। डेंसर मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो लाइट रे इसमें क्या होगी, जाना चाहिए ऐसे, ऐसे ना जाकर के यह क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा इस सिचुएशन में क्या थी, एंगल आई वाज ग्रेटर देन एंगल आर। लेकिन अगर सपोज करो आप कि लाइट रे ये पानी है और ये ग्लास की ही ये वेसल है, ठीक है ना। या आप एक काम करो, सपोज कर लो कि ये ग्लास है, ठीक, ग्लास की है, इसके अंदर से लाइट रे आ रही है चल के, इसमें से आई होगी, अब इसमें से बाहर निकलेगी। जब लाइट रे इसमें से बाहर निकल रही होगी तो सपोज कर लो लाइट रे ऐसे आई होगी, ये इसका क्या हो गया, नॉर्मल। अब इस लाइट रे को यहां पर ये कौन सा मीडियम था, डेंसर। अब लाइट रे को डेंसर से रेयरर में जाना है, तो जाना चाहिए ऐसा, लेकिन एक्चुअल पाथ से ये अवे हो जाती है। यानी देखो ये नॉर्मल से काफी दूर चली गई, जानी चाहिए थी ऐसी। इस सिचुएशन में ये एंगल आई, ये एंगल आर, तो हम क्या कहेंगे, एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। यानी डेंसर से जब रेयरर में लाइट जाती है तो ऐसा होता है, और जब स्ट्रेट आती है तो सीधी पास कर जाती। उस सिचुएशन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल 0 डिग्री होगा। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह से रिफ्लेक्शन के 2 रूल थे उसी तरह से रिफ्रैक्शन के भी 2 ही रूल हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। समझ रहे हो, ये इस वाले केस में इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। इस वाले केस में ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल laying in the same plane, in the same plane, एक ही प्लेन में होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉ इज द रेशियो ऑफ साइन। आपने ट्रिग्नोमेट्री में सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, ठीक है ना, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant, and this constant is different for different pair of medium, different pair of medium।
ये लॉ तो नॉर्मली था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइंग इन द सेम प्लेन। इस लॉ का हमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना है। तो देखो क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है, आई का रेशियो लेना है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को एन से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, एन को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। दिस एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको पढ़ते कैसे हैं, इस एन को हम ऐसा भी लिखते हैं N21, एन लिखो या N21 लिखो, सेम है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम जो दूसरा मीडियम था, जैसे इस वाले केस में सेकेंड मीडियम क्या है, ये वाला डेंसर, ये वाटर था मान लो अगर, तो ये वाटर का है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है। इस वाले केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम इस बार क्या हो गया, रेयरर वाला, और फर्स्ट मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर वाला हो गया। तो अपन क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम की रेस्पेक्ट में लिखी जाएगी साइन आई बाय साइन आर को, और इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इस लॉ का एक और नाम है, दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी प्रूव किया था, ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जैसे यहां पर देखो साइन आई बाय साइन आर हमने वाटर के लिए और एयर के लिए लिया है। अगर इस वाले केस की बात करी जाए तो N21 किसका आया, वाटर का आया एयर के रेस्पेक्ट में, तो कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। बता भी देता हूं, ये वैल्यू आनी है 1.33, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास के लिए कुछ और वैल्यू आएगी, यानी फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अपन ने लिखा है ना, यानी जब मीडियम बदल दोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी बदल जाएगी। अगर वाटर एयर का है तो 1.33 बनेगा। अगर मान लीजिए इसकी जगह पर अगर लाइट रे यहां से आती और सपोज कर लो ये ग्लास होती, तो उसके लिए वैल्यू 1.53 होता है। आपको क्लियर बता दूं, दिस डेटा इज नॉट नेसेसरी टू लर्न बिकॉज आइदर it should be calculated by you or it will be given in the problem.